फटाफट 100.com में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बारे में देखेंगे। तो पहला है, भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर जो है बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया और 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। थर्ड है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? देखिए यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS से तहत जो है, इससे जो सजा दिलाने वाला जिला जो है बिहार का, वो सारण जिला है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो जमुई जिले में लगाई जा रही है। अगला है, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो अब बिहार ने विकसित किया है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो AIIMS पटना यह बना है। अगला है, 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो सविता महतो जो छपरा से बिलोंग करने वाली हैं, यह 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं। यह दुनिया की पहली महिला है, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़ जो हैं यह बाहर आए हैं बहुआयामी लोग। नीति आयोग द्वारा, अगला देखेंगे, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार में ही है। ठीक है, और ये नीति आयोग जो जारी किया था 17 जुलाई 2023 को, ये आंकड़ा, तो ये कितना प्रतिशत है? तो 33.76% है, जो पूरी आबादी है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो वह बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। आगे देखेंगे, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला डिजिटल करेंसी जारी करने वाला जो है वह पटना नगर निगम है और ये भारत का पहला जिला है। ठीक है, और ये पहला नगर निगम है। अगला है, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए ये भी है, भारत के पहले यानी कि जो नया नया रहता है यानी कि वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये ध्यान देंगे, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया तो वह पटना में रखा गया है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो वह बिहार करता है। देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे 100.com जो है, इस सभी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है 14 नंबर, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो वह बिहार राज्य ने की है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? तो पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने यह ऐप बनाया है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? और देखिए भारत का पहला वन हेल्थ लैब है तो वह मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबड़ डैम यानी कि गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर इस डैम की लंबाई है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा और ये भारत का पहला कैंसर अस्पताल होगा जो बच्चों के लिए बनाया जाएगा। अगला है 20 नंबर जो देखेंगे हम लोग, भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह बिहार बना है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? तो TNB कॉलेज भागलपुर में बन रहा है और ये भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब होगा। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया है? तो वह गया में किया गया है और गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे बसा एक जिला है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है
23 नंबर देखेंगे, किस राज्य ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया? तो पटना में किया। और देखिए, डॉल्फिन जो है ये भारत की राष्ट्रीय मछली है और इसका जो राष्ट्रीय मछली का दर्जा प्राप्त हुआ वो 2010 में दिया गया। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि नीति आयोग एक अपना रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी करता है। इसमें बिहार का स्थान जो है सबसे अंतिम पर है, स्कोर 57 के साथ। अब देखेंगे इसी में बदलता बिहार, यानी कि बिहार का परिदृश्य जो बदल रहा है इसके बारे में। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 6 देश भाग ले रहे हैं। और कौन कौन से हैं? तो भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, मलेशिया और थाईलैंड है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में यह ऊंची कूद के तहत रजत पदक हासिल की है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो मार्च 2025 तक। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो यह 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। आगे देखेंगे, वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो 10 लाख रुपए मुआवजा देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी यानी कि एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो गया राजकीय रेल पुलिस थाना। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो 2400 मेगावाट। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिसंबर 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो IGIMS पटना में यह खोला जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर यह जुर्माना लगाया गया है। आगे देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्यान दीजिएगा, 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था या थी? तो यह श्रेयसी सिंह थी, जो ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त की हैं। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार है, यानी कि पहला जो है वह एमपी है जो मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी में कराने वाला राज्य है, और सेकेंड पर जो है वो बिहार है। आगे देंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? तो शरद विवेक कुमार, जो सिवान के रहने वाले हैं। आगे देखेंगे, बिहार का पहला पुरावस्तु संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में यह बनाया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो अमृत लाल मीणा को बनाया गया है। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कौन है? तो परमार रवि मनुभाई हैं, जो बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेस का निर्माण किया जाएगा? तो 2 क्या किया जाएगा, जो पटना से पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे होगा। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सरसई सरोवर हाजीपुर में यह किया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ब्रिटेन गए थे। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर में यह कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो 245 रुपये, और पहले मिलते थे तो 228 रुपये। आगे देखेंगे, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया, यानी कि स्वदेश दर्शन 2.0 जो है इस योजना के तहत 4 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें नालंदा है, यानी कि 4 स्थलों को ध्यान दीजिएगा, गया है, नालंदा है, विक्रमशिला है और सीतामढ़ी है। आगे देखेंगे, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, तो इस्माइलपुर प्रखंड को किया गया है, जो भागलपुर का एक प्रखंड है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है, तो शेरपुर मुजफ्फरपुर का जो एक स्थान है यहाँ पे खोला जा रहा है। आगे देखेंगे, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो बाबरचक गांव जो है, जो बांका जिले में स्थित है, इसको बिहार का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो SKMCH मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहटा पटना में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखेंगे, बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो GPO पटना में खोला जाएगा। बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो हाजीपुर वैशाली में की गई है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो भागलपुर में पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है, तो पटना जिले में खोला गया और यह बिहार का पहला साइबर थाना है। अब आगे देखेंगे हम लोग 59th जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो सोन नदी में दिया गया। और सोन नदी जो है, पूर्वी सोन नदी और पश्चिमी सोन नदी जो है, यह बिहार में सिंचाई का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है। आगे देखेंगे, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, तो थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो पटना में यह लैब खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो बिहटा का स्थान है एक पटना का, वहाँ पे यह खोला जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो फतुहा पटना में। देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे कृषि अच्छी तरह से यहाँ पे संभावना है और कृषि से यहाँ पे आर्थिक जो व्यवस्था है इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे अच्छी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए जो खेती है, जो क्वेश्चन आएगा कृषि पर, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है, तो पटना जिला में यह बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया, तो बरौनी में शुरू किया गया है। 7 निश्चय फर्स्ट के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। आगे देखेंगे, बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो डुमरांव बक्सर जिला जो है यहाँ पर स्थापना किया जाएगा। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया, तो दुर्गावती जलाशय जो कैमूर में है यहाँ पे किया गया है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, तो यह रोहतास जिले में इसकी पुष्टि की गई है। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत किस जिले में किया गया, तो शेखपुरा जिले में किया गया। मैं बता दिया हूँ, कृषि से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दीजिएगा और प्रौद्योगिकी से, यानी क्योंकि प्रौद्योगिकी में बिहार अब आगे बढ़ रहा है। आगे देखेंगे, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया, तो सराय रंजन समस्तीपुर में यह किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है, तो यहाँ पे किया है कि 10,000 रुपये। आगे देखेंगे हम लोग, अब हम लोग 100 के करीब पहुँचने वाले हैं, तो आप वीडियो से बने रहिए अच्छे से। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था, तो यह जो हुआ था 9 नवंबर
2023 को पास हुआ था, ठीक है। और विधान परिषद में जो पास हुआ था 10 नवंबर 2023 को, यानी कि एक दिन बाद। आगे है, बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में स्थित है, समस्तीपुर जिले में, यहाँ पर किया गया है। जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय है, यहाँ पे यह किया गया है ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। आगे देखेंगे, बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? ये भी पहली पहली है बिहार की। तो देखेंगे मीनाक्षी, जो समस्तीपुर की रहने वाली हैं। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो रानीगंज अररिया में यह बनाया गया, यानी कि बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। आगे देखेंगे, जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा में खुलेगा। और देखिए, मखाना जो है यहाँ पे, ये बिहार को जीआई टैग इसके तहत प्राप्त है, मखाना के तहत। आगे देखेंगे, बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो सिपेट भागलपुर में यह खुलेगा। आगे देखेंगे, बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? यानी कि जो अस्पताल होंगे वो डिजिटलाइजेशन होंगे, यानी कि पेपरलेस बनाया जाएगा। तो भाव्या बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, यानी कि इसका फुल फॉर्म है। इसी के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। 81 है, किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 2 लाख, और पहले कितना था? तो 1 लाख था, बढ़ा दिया गया 1 लाख। बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए इसका आकार है। ये आंकड़ा ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन अगर टाइपिकल आया तो। आगे देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 29,095.42 करोड़। जीएसटीपी का 2.98% यह होगा। ये परसेंटेज में पूछ सकता है, ठीक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? तो अमेरिकी टीम ने यहाँ पे भ्रमण किया है। आगे देखेंगे, 85 जो क्वेश्चन है, चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया है? तो 18 अक्टूबर 2023 को। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो बिदुपुर वैशाली में यहाँ पे स्वीकृति दी गई है। आगे देखेंगे, बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। आगे है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति लाई है? तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बस परिचालन के लिए दी जाएगी? तो 400 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे बिहार को समर्पित किए जाएंगे। आगे है, वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 4 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी है? तो वह संख्या 3 है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27% है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 13.07 करोड़, यानी कि हाल ही में जाति जनगणना हुई है 2023 में, 2024 रिजल्ट आया है। तो इसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो 23.07 करोड़ हो चुकी है। आगे देखेंगे, जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 953, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 953 है बिहार में। आगे देखेंगे, बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4। कौन कौन है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया, ये शहर जो है यहाँ पे मेट्रो रेल के परिचालन के लिए प्रस्ताव की मंजूरी मिली है।
पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 3। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर जो पाठक हैं, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2024 में। और कर्पूरी ठाकुर हैं, जो एक कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखिएगा, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7/2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया? तो अब ध्यान देंगे, 5,040 करोड़ यहाँ पे आवंटन किया गया है राशि। और ये कर्पूरी जो ठाकर है, उन्हें मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया है। इस प्रकार 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार संपादकीय समाचार के बारे में, यानी कि जो इसमें संपादन हुआ है बिहार में समाचार के तहत, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। टॉपिक वाइज देखने की कोशिश करेंगे। टॉपिक नंबर 2 होगा। और देखिए, जो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जुलाई 2023 से 2024 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर करें। और इसमें कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम लोग MCQs को भी कवर कर लेंगे, जो 600 प्लस MCQs इसमें समाहित किया गया है। तो बापू टावर के बारे में देखेंगे हम लोग। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर को किया गया बापू टावर का लोकार्पण। और ये कौन किए हैं? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब इसके बारे में देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि बापू टावर के बारे में। तो देखेंगे, यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। यानी कि जो बापू टावर है, ये पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट अर्थात 101.87, ध्यान रखिएगा, लगभग 102 फीट है। एग्जैक्टली 101.87 फीट। यह शंकुकार भवन है। और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। आगे देखेंगे, नोट में विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई जो दिया गया वो 120 फीट दिया गया, लेकिन वास्तव में इसकी ऊंचाई जो है 101.87 फीट है। आगे देखेंगे, इसके निर्माण पर कुल जो खर्च किए गए हैं वो 130 करोड़ खर्च किए गए हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड से देख सकते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग, यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित करके प्रदर्शित किया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लिया कि बापू टावर जो है पटना में गर्दनी बाग में स्थित है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है, ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। अब देखेंगे टावर के 5 रैंप के बारे में, वहाँ पे रैंप किया गया है। तो देखेंगे, रैंप फर्स्ट, गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि का रैंप किया गया है। रैंप 2 में दिया विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 को हुआ था, और बिहार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। आगे देखेंगे, रैंप 3 में गांधी जिन्ना वार्ता को दिखाया गया है, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि को भी दिखाया गया है। और नोआखली यात्रा, ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा में यह संचालित किया गया था। रैंप 4 में देखेंगे, बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी माउंटबेटन गांधी मुलाकात को दर्शाया गया है। रैंप 5 में जो है गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की एक आइकन इसमें दिखाया गया है। अब देखेंगे हम लोग तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024, और ये जो लिया गया स्रोत, ये डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है इसके द्वारा लिया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना, ध्यान रखिएगा, जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमियों में सर्वे किया गया था। इसमें आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, इसी के बारे में, जो पक्षी गणना 2024 है। ठीक है, बिहार में जल पक्षियों की जो प्रजातियां वो 237 हैं। इनमें 19 प्रजातियां जो है संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है।
कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं इसमें दिखाया गया है। ग्रेटर एडजुटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी इसमें दिखाए गए हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि प्रदूषण से खतरे में है। नेक्स्ट है, पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। आगे बिहार में रामसर स्थल, यानी कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, और ये जो लिया गया है ये भी डाउन टू अर्थ मैगजीन जो आती है उससे लिया गया स्रोत है। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं, यानी कि हाल ही में नागी और नकटी को रामसर स्थल की सूची में डाल दिया गया। तब देखेंगे नागी वेटलैंड के बारे में, यह कहाँ पर स्थित है और इसकी विशेषता क्या क्या है। तो नागी वेटलैंड जो है यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा रेंज में स्थित है। यानी कि यह जो वेटलैंड है यह मानव निर्मित है, पक्षी अभयारण्य है और इसे हाल ही में दर्जा दिया गया है रामसर स्थल में। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशिया जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए। आगे 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। अब नकटी वेटलैंड के बारे में देखेंगे। यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि नागी नकटी जो है, नागी अलग है और नकटी अभयारण्य अलग है, ध्यान रखिएगा। एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। नेक्स्ट है, ये भी नकटी के बारे में देख रहे हैं। यहाँ लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमम इंडिक्स और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नोट में देखेंगे, बेगूसराय जिले की कांवड़ झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। यानी कि एक हो गया ये अपना बिहार का रामसर स्थल पहला हो गया, और जो सेकेंड है वो नकटी हो गया, नागी हो गया, यानी कि दोनों मिलाकर 3 हो गए। यानी कि ध्यान देखिए 3 यहाँ पे रामसर स्थल है बिहार में। कांवड़ झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यहाँ पे नोट में देखेंगे नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पे है श्री सुशील मोदी के बारे में, और यह जो स्रोत लिया गया है दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान के समन्वय से लिया गया है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया है। जन्म जो इनका हुआ था 5 जनवरी 1952 को हुआ था। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि पूछ लेगा हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है बिहार में, तो वह सुशील मोदी, ठीक है, और एक कैंसर से इनकी मृत्यु हुई है। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा के लिए चुने गए थे। आगे देखेंगे, वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, 2005-2013 तक, और 2017 से 20 तक। इसमें कुछ ज़्यादा वो देखने योग्य नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे पटवा टोली, ये लिया गया इकोनॉमिक टाइम्स से। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है, ठीक है। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उदित करने वाले छात्र हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पटवा टोली। इसमें देखेंगे गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया है। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है, और 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो निःशुल्क पुस्तकालय भी इसके तहत खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पटवा टेली के बुनकरों पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना है वीवर्स ऑफ होप, इसे यूनेस्को द्वारा पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। अब देखेंगे हम लोग सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024।
इसमें है स्रोत जो है बिहार विधानसभा से लिया गया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। इसमें नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसी के बारे में। नेक्स्ट पे दिया है अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। अब है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में। अभी हम लोग नीति के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे इसके बारे में, अर्थात बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान किया जाएगा। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो है वो 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। अब देखेंगे हम लोग 2.5 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। आगे देखेंगे तीसरा इसमें जो बिंदु है दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान दिया जाएगा, यानी कि 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में, यानी कि 50% शूटिंग जो है यानी कि शूटिंग का जो कार्यकाल है ये होना चाहिए, यानी 50% तक, यानी कि फिल्म जितने दिन बन रहा है तो उसका 50% राज्य में ही होना चाहिए तब ये मिलेगा। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में, न्यूनतम यहाँ पे आंकड़ा दे दिया गया यानी कि 75% राज्य में होना ही चाहिए। अब तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान जो है अब देखेंगे हम लोग 3.5 करोड़ रुपए या 25 पर जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए, ठीक है, इसमें दिया जाएगा। न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में होना चाहिए। पाँचवा इसमें है बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% का होगा, यानी कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम कितना होगा तो 25% होगा, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम जो सीमा है हिंदी और अंग्रेजी के लिए 25% और जो वहाँ का भाषा है इनकी भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका जो अन्य स्थानीय भाषा है उनके लिए अधिकतम 50% का अनुदान का इसमें समावेशन किया गया है इस नीति के तहत। अब छठा इसमें पॉइंट है राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी जो दिया जाएगा वो 50 लाख तक कुल निर्माण लागत का, ठीक है, और 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवस की शूटिंग होनी चाहिए। देखिए अब इसमें ज़्यादा कुछ देंगे नहीं, ओटीटी के बारे में दिया है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग फैक्चुअल देखेंगे क्योंकि हमें पीटी पास करना है, एकदम ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा देखते चलेंगे हल्का हल्का सा, अभी आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे। हम इसको टॉपिक वाइज बांट दिए तो आप जाकर उस वीडियो भगा के भी देख सकते हैं आगे लाकर। जातीय आधार जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, ठीक है, और ये बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत देखा गया है। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है और योजना का उद्घाटन जो हुआ है 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। देखिए ध्यान दीजिए 5 फरवरी 2024 को बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और यह जो राशि होगा वो 3 किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि लघुमी जो उद्योग योजना है इसके तहत 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना का 50% और तृतीय किस्त में जो है वो 25% दिया। केवल बिहार के निवासी को ही लाभ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह लाभ केवल बिहार के निवासी होने चाहिए। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आगे देखेंगे, लाभुक की पारिवारिक आय जो है प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब नीतीश डिवाइस के बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आ सकता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव ट्रेकोलॉजिकल इंटरवेंशन नीतीश नामक एक उपकरण पेश किया है, जिसका देखिए नीतीश का जो फुल फॉर्म देख लेंगे, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इसका जो उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, यह IIT जो है पटना के सहयोग से किया गया है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज के बारे में, नीतीश डिवाइस के बारे में, इसका जो उपयोग है ये इसके बारे में देखेंगे। देखिए बिहार में जो है ये क्वेश्चन बार बार अब पूछ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थोड़ा हटा रहा है, अब 1 2 करके 2 3 करके इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। दे देगा नीतीश के बारे में कौन सा कथन सही है या नहीं है, इसके बारे में दे देगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार से। तो यह एक पेडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीटवेव और शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। नोट जिसमें है, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। आगे देखेंगे, यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट भेजेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होता रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह डिवाइस जो है वो शरीर के गर्मी से चार्ज होगा। अब देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के बारे में। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है और यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, यानी कि 2023 से 2028 तक। इस नीति के उद्देश्य जो क्या क्या है, बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना। बिहार के 6 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। हम लोग फैक्ट में क्वेश्चन देख चुके हैं, 400 ई बसों को मंजूरी इसके तहत दी गई है। अब देखेंगे मिशन, इसका मिशन क्या है। 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। और लक्ष्य क्या है इसका, तो यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन ही हो, ये लक्ष्य रखा गया है। आगे है, पहले जो 10,000 वाहनों के लिए है, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट जाएगी, यानी कि 3 पहिया वाहन जो कोई ले रहा है, जो यात्री को ढोता है, ठीक है, या माल को ढोता है, तो इसमें 50% की छूट दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 100 रुपया जो कर है इस पर लग रहा है किसी वाहन पर, तो इसमें 50% की छूट दे दी जाएगी, यानी कि उसे 50 रुपये ही कर में पेमेंट करना पड़ेगा। अब आगे पहले 1,000 वाहनों के लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहले 1,000 वाहन लेंगे उनके लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा जो होगी वह होगी 1,25,000 रुपये। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो होगा 1,50,000 रुपये रखा गया। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस और मालवाहक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी।
अब देखेंगे नेक्स्ट, सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक चार्जिंग दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। अब बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 जो लाया गया है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे एक्ट है 2024 बिहार में लाया गया हाल ही में, इसके बारे में देखेंगे। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। और इस प्रावधान में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में देखेंगे। इस नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। इसका जो उद्देश्य है, ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो है वो भी कम होगी। आगे देखेंगे, इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो वह दिया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है, सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ताओं के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सिद्ध करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। और ये जो आईटी एक्ट है 2024 बिहार में किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी 2024 के तहत ये सभी प्रावधान किए गए हैं। अगला है, 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के बारे में। तो यह स्रोत जो है विधानसभा से लिया गया है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार के केंद्रीय अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इसका जो मुख्य विशेषता है, इसके बारे में देखेंगे। यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, इसी में आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना इसका उद्देश्य होगा। यानी कि आपराधिक अधिनियम 2024 जो दिया गया बिहार का, इसके तहत पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी जब्ती करने की शक्ति इसके तहत नहीं दिया गया है। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति की निपटाने की रिपोर्ट करेगा। अब देखेंगे बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024। ये अधिनियम जो है ये पॉलिटी का जो सेगमेंट है करंट का, इससे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये बिहार विधानसभा का स्रोत से लिया गया है। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना इसका जो उद्देश्य है। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाया जा सके। आतंकवादी हमलों में सही सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना जो इसका मुख्य काम होगा, बिहार पुलिस सुरक्षा अधिनियम 2024। आगे देखेंगे, इसी में राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन कर सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए जो यहाँ पे है 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए, बाद के महीनों के लिए जो है 25,000 रुपये प्रति माह के लिए। बिहार नई पर्यटन नीति 2024 के बारे में देखेंगे, क्योंकि बिहार भी पर्यटन में आगे बढ़ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे। टूरिज्म जो है यहाँ पे, इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। और इस प्रावधान के तहत क्या किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये। 50 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो है वो 25 करोड़ रुपये।
न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर एवं पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई। देखिए, किसी भी क्षेत्र में या राज्य में या किसी भी देश में अगर जो हमारा पर्यटन है यानी कि टूरिज्म है, अगर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहाँ पे समझ लीजिए कि रोजगार का भी सृजन होना तय है, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे आप लोग व्हीकल जो है इससे भी आपको रोजगार मिलेगा। वहाँ पे जो टूर ऑपरेटर हैं, जो गाइड हैं, उनको भी रोजगार अच्छे से मिलेगा। वहाँ पे लोग आएंगे, होटल में भी रोजगार मिलेगा, रिजॉर्ट में लोग ठहरेंगे, यहाँ पर भी आर्थिक व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल बेस होगा वहाँ का वो थोड़ा हाई हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए मालदीव को ले लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मालदीव को ले लेते हैं। इसकी जो आर्थिक सिचुएशन है ये सब एक पर्यटन पे ही टिका हुआ। अगर यहाँ पे पर्यटन आना बंद हो जाए तो मालदीव की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो ध्यान रखिए, टूरिज्म ही बहुत अच्छा रोल निभाता है इकोनॉमिकल रिफॉर्म में। अब देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है।